तो दिन मैं लीव में आता हूँ, लीव में एक केस के इंसिडेंट में मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको 11 जेलों में ट्रांसफ़र किया गया, पर कोई भी जेलर आपको रखने को तैयार नहीं था, ऐसा क्यों? अगर आप रेशियो निकालो हिंदुस्तान का, तो आपको किसी टेररिस्ट की भी 11 जेलें चेंज नहीं मिलेंगी। और उस टाइम की गवर्नमेंट, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट थी 2011 में, उस गवर्नमेंट ने भी मतलब जो भी मीडिया को बताया, मीडिया ने वही लिखा। एकदम से लिखा हुआ आ जाएगा बेटा गैंगस्टर करके, ठीक है, डबल डबल मर्डर केस। सेंटर गवर्नमेंट चाहती है इसको लटकाएं करके फांसी के अंदर। तो खुद ही सोचो आप, कोई है एजेंट लीमा जो इंडियन सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, जो भी ये जो किलिंग थी 2000 मतलब 11 में, ये सीक्रेट सर्विस ने एजेंट लीमा से करवाया था। क्या लकी बिस्ट ही एजेंट लीमा है? कि ये तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि मैं एजेंट लीमा हूँ करके। मोदी जी मौजूदा सरकार में प्राइम मिनिस्टर हैं और आप जो है उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में भी रहे जब आप एनएसजी में थे। तो मैं उस प्रोग्राम के लिए नॉर्मली गया और डिसाइड नहीं था कि वहाँ से कोई अगला प्रोग्राम भी आ गया है करके, कल के शेड्यूल और थे। तो मैं एक सिंगल पेयर ड्रेस में गया मोदी सर के साथ, और वो प्रोग्राम वहाँ से हम अगले प्रोग्राम में गए। 17 दिन के बाद हम वापस आए। अगर मैं कोई गलती करता हूँ किसी ऑपरेशन में, तो उसका खामियाजा सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे मेरी वाइफ से थ्रेट नहीं है करके। तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा वाइफ से थ्रेट, मुझे मतलब वहाँ कोई रिलेशन के लिए तो मैं यहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो काम चाहे मैंने मोदी साहब के साथ किया होगा, वही बादल साहब के साथ भी किया होगा, वही अलके अडवाणी सर के साथ भी किया होगा। फर्स्ट टाइम तो जब मैं कभी एक ब्रिज के ऊपर फंसा एक ऑपरेशन में, मुझे तो यही नहीं पता चला यार कि मेरा कॉकिंग हैंडल कहाँ है करके। माइंड काम करना बंद कर देता है उस टाइम। अगर आपके घर के अंदर कोई घुसेगा तो आप तो रिएक्ट करोगे ना सर। 4 घंटे वॉर बंद हो सकता है, वॉर हमेशा भी बंद हो सकता है सर। 15 साल के लड़के के हाथ में भी हमने वेपन देखा कि एक लड़का वो जंगल में रह रहा है, उस जंगल में जानवर भी हैं, दुनिया भर के इंसेक्ट्स भी हैं, बरसात भी हो रही है, फिर भी वो लड़का खड़ा है। अगर आप हल्का सा भी झिझकोगे तो उसकी गोली आप पर होगी सर, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा सर। एक स्पाई को अगर वो किसी भी देश के अंदर पकड़ा जाता है तो दुनिया के हर देश में एक ही सजा है सर, सजाए मौत। क्योंकि आप एलओसी क्रॉस कर चुके हो, वहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है सर। एक देश की कामयाबी के और बर्बादी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो उस देश के इंटेलिजेंस का है सर। वॉर रूम में कहानी डिसाइड हो रही है, लेकिन इस कहानी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कैरेक्टर चेंज नहीं होगा सर। मैंने भी अभी 4 एक वेब सीरीज लिखी है, शायद 2024 के अंदर लोगों को देखने को मिल जाएगा। या तो जो भी हमने वही सुनी है। आज भी आप पहाड़ों में चले जाओ ना सर, उनको पता ही नहीं है नौकरी दूसरी भी है करके, कि उत्तराखंड के लोग दुनिया में क्या क्या नहीं कर रहे हैं सर। उत्तराखंड का नैनीताल इलाका, 6 सितंबर 2011 की तारीख थी। रात के समय एक मर्डर होता है जिसमें 2 लोगों की जान ली जाती है और उसके बाद उसी दिन की शाम सुबह को, यानी कि 6 सितंबर की सुबह को ही एक व्यक्ति को हल्द्वानी से अरेस्ट किया जाता है उस मर्डर के आरोप में। और उसके बाद उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये वो कहानी है जो अगर आपने उनकी किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगी, लेकिन अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो ये कहानी है लकी बिस्ट उर्फ लक्ष्मण सिंह बिस्ट की। अब लक्ष्मण सिंह बिस्ट कौन है? लक्ष्मण सिंह बिस्ट वो हैं जिनका पूरा परिवार देश की सेवा में जुटा हुआ है। उनके जो दादाजी थे वो 1971 की लड़ाई में शहीद हुए हैं। उनके पिता भी देश की सेवा में जुटे रहे। और जब लकी की बात आती है तो लकी कई मोर्चों पर देश की सेवा में जुटे रहे। वो कई नेताओं की एक सुरक्षा अंगरक्षक जिसे कहते हैं उसमें जुटे रहे। और एक दिन एक घटना जो है उनकी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो पूरी चीज़ें बदल कर रख देती हैं और एक देशभक्त को एक मर्डरर का उस पर आरोप लगाया जाता है। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनकी पूरी ज़िंदगी फिल्मी लगती है, लेकिन अब वो खुद फिल्म के कारोबार में आए हैं। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, हम शुरुआत इसी से करेंगे सबसे पहले कि लकी बिस्ट लक्ष्मण सिंह बिस्ट जिन्हें हम जानते हैं, लकी की शुरुआत कैसे हुई, आप देश सेवा से कैसे जुड़े, उसके बारे में कुछ बताइए। चलो, सबसे पहले तो धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मतलब फादर मेरे इंडियन आर्मी से ही थे, तो इंडियन आर्मी की कई जगह पोस्टिंग्स होती हैं। तो जब मेरे फादर की पोस्टिंग जयपुर वगैरह में हुआ करती थी, तो मैं जयपुर में ही, मेरी स्कूलिंग जयपुर में ही हुई। तो स्टार्टिंग से अगर आपने देखा हो कि उत्तराखंड के अंदर ज़्यादातर लोग आपको इंडियन आर्मी से ही मिलेंगे। अगर आप पूरा भारत का भी रेशियो निकालो तो हम लोग 2-2 रेजिमेंट देते हैं इंडिया को, गढ़वाल राइफल भी देते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट भी देते हैं।
यहाँ तक कि जो नागा है, नागा भी यहीं से है। तो यहाँ के जितने भी यूथ है, उत्तराखंड के जो भी यूथ है या जो भी जनरेशन है, वो आर्मी को ही फॉलो करती है, आर्मी में ही ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप यहाँ भी देखें, हर घर का आपको पहाड़ों में चले जाएं तो ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में आपको कोई ना कोई बच्चा जिसका आर्मी के अंदर नहीं मिलेगा। तो फौज तो बचपन से ही देखते हुए आ रहे थे, जब से आँख खोली। तो जब जयपुर में पढ़ाई कर रहा था तो लगभग मैं उस टाइम 11th में था। तो अगर आप 2003-4 में देखो तो उस टाइम 16 से 19 के ग्रुप के बीच में ले लिया जाता था इंडियन आर्मी के बीच में। बट आपका जो भी कसम वगैरह आप खाते हैं तो आपकी 18 एज होनी चाहिए थी। Okay. तो मैं भी जस्ट 11th के बाद ही मैंने फोर्स ज्वाइन करी। फोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ एक ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर गया। बाहर आने के बाद, ट्रेनिंग से आने के बाद जो भी मुझे ड्यूटीज़ मिली, अपनी ड्यूटी वगैरह करी मैंने। तो कंटिन्यू ऑपरेशंस या इंसर्जेंसी में बहुत टाइम हो रहा था। तो मेरे सीनियर्स को मैंने कहा कि मुझे भी पीस वगैरह चाहिए करके। तो चलो, सीनियर ने कहा ठीक है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से पीस मांग रहे हैं। तो मैं दिल्ली आ गया एनएसजी में। तो एनएसजी में आने के बाद लगभग 1 ईयर के समथिंग मेरा टर्नओवर था एनएसजी में। तो एक दिन मैं लीव में आता हूँ, लीव में एक केस के इंसिडेंट में मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें मुझे 4 इयर्स जेल भी रहना पड़ता है अंडर ट्रायल। बाद में कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उस केस में कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हो गया और आज इंडस्ट्री में एज ए राइटर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर वर्क कर रहा हूँ। ये जो लकी विस्क जिस कहानी को आप सुना रहे हैं, ये एक किताब है जो लकी विस्क की ज़िंदगी पर जो देश के सबसे फेमस क्रिमिनल जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें है हुसैन जैदी जी, उन्होंने लिखी है। बल्कि ये इतनी ज़्यादा बिकी है ये किताब कि इसका एक नया वर्जन भी आ गया है, नेशनल बेस्ट सेलर ये किताब रही है। तो आप पूरी कहानी इस किताब से भी जान सकते हैं, लेकिन जो इस किताब में नहीं है या फिर जो इस किताब में है और उसके कुछ टुकड़े जो है हम लकी से जानने की कोशिश करेंगे। लकी, जब हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, जो 4 साल का जो दायरा रहा, जब उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई। एक तो ये हुआ कि भाई आपको उस कत्ल के आरोप में पकड़ा गया जो आपने किया ही नहीं, या फिर जो चीज़ें आपके नाम से नहीं थी। यहाँ पर जो किताब भी कहती है, जो हमने किताब में पढ़ा, कहते हैं कि आपको 11 जेलों में ट्रांसफ़र किया गया और कोई भी जेलर आपको रखने को तैयार नहीं था। ऐसा क्यों? अब सर देखो, ये तो जेल प्रशासन ही जाने कि वो क्यों नहीं रखना चाह रहे थे। मैं जिस जेल में भी गया, विदिन वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये जेल प्रशासन को पता होगा कि वो क्यों नहीं रखना चाहते थे मुझे किसी भी जेल के अंदर। तो इन 4 ईयर में लगभग 11 जेलें मेरी ट्रांसफ़र रही हैं। अगर आप रेशियो निकालो हिंदुस्तान का, तो आपको किसी टेररिस्ट की भी 11 जेलें चेंज नहीं मिलेंगी। तो उस गवर्नमेंट में 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई। ये क्योंकि ये जब ये खेल चल रहा था तो एक हल्द्वानी और नैनीताल के इलाकों में एक बड़ा ये हो गया था कि लकी द गैंगस्टर, ये बहुत फेमस हो गया था, जिसके लिए बाद में आपको फिर सफाई भी देनी पड़ी। वो पूरा मामला क्या है, वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। सर, इसमें तो सबसे देखो, जो भी मीडिया ने बिल्कुल जो भी लिखा, लोगों ने उसको पढ़ा। और उस टाइम की गवर्नमेंट, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट थी 2011 में सेंटर में जो भी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने भी मतलब जो भी मीडिया को बताया, मीडिया ने वही लिखा। अब जो लोग पढ़ते हैं, देखो, लोग तो इस दुनिया में, आप लोगों के ऊपर मत जाओ, लोग तो बदलते रहते हैं। आपको सिर्फ अपना वर्क करना चाहिए। जो इंसान आपको बुरा कह रहा है वो कल आपको अच्छा बोलेगा, फिर वो आपको बुरा बोलेगा। दुनिया क्या कहती है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपना वर्क करना चाहिए, बस। और उसी वजह से आप 4 साल बाद मेरे ख्याल से एकदम बाइज्जत बरी हो गए उस मामले में। पूरी कहानी जो है आप इसमें जान सकते हैं, क्योंकि हम इस सिलसिले की बात कर रहे हैं। और ये किताब जो है, जो रॉ हिटमैन है, जो लकी की लाइफ पर बनी हुई लिखी गई है, उसमें एक जिक्र आता है एजेंट लीमा का। तो एजेंट लीमा को लेकर के लकी क्या सोचते हैं, या लकी को क्या जानकारी है? सर, एक्चुअली देखिए कि कोई है एजेंट लीमा जो इंडियन सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करे हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है या जो भी लोग बोलते हैं या जो एजेंसीज बोलती है कि एक्चुअली उस टाइम अगर आप 90 या 95 के दशक में चले जाओ, 95 के समथिंग में, तो नेपाल से बहुत सारे आर्म्स वगैरह इंडिया के अंदर आते थे, ठीक है। आपने दिलशाद बेग मिर्ज़ा वगैरह सुना होगा। तो नेपाल गवर्नमेंट ने भी इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि दिलशाद बेग मिर्ज़ा को हमारी सीक्रेट सर्विस ने ख़त्म करवाया करके, या जो भी उसको मरवाया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलशाद बेग मिर्ज़ा के मरने से आर्म्स डीलिंग या जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वो बंद हो गई। चाहे वो आर्म्स के मामले में लगा लो आप, चाहे फेक करेंसी में मांग लो, ठीक है। आर्म्स तो फिर भी चल रहे थे, क्योंकि एक उत्तराखंड अगर आप देखो
तो हम लोग जस्ट नेपाल के पड़ोसी हैं। अगर जहाँ पर यहाँ के लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो नेपाल के अंदर है, आते और जाते हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं, लेकिन इन्हीं का फ़ायदा उठा के कुछ एंटी नेशनल्स, कुछ टेररिस्ट लोग, या जो देश हमारे देश से प्यार नहीं करता, वो वेपन्स वगैरह आज भी सप्लाई कर रहा है, उस टाइम भी करता था। तो इस आर्म्स के जो भी बड़ा एक रैकेट था, उसको ख़त्म करने के लिए किसी एजेंट लीमा को एक टास्क दिया गया, ठीक है। कहते हैं कि जो भी ये जो किलिंग थी 2011 में, ये सीक्रेट सर्विस ने एजेंट लीमा से करवाया था, ठीक है। तो शायद गवर्नमेंट को ये लगा, या यहाँ की गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें लगी कि एजेंट लीमा और लक्की बिस्ट एक ही हैं करके, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से उस शक की गुंजाइश इसलिए भी बनी क्योंकि आप रॉ से आते थे, आप एक उसके एजेंट थे, तो कहीं ना कहीं वो शक की सुई उन्होंने वहाँ जोड़ दी। क्या ये पॉसिबिलिटी रही होगी उसका? मैं तो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है। सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत सारी एजेंसी है, लोकल LIU से लेकर, ठीक है, MI से लेकर, IB से लेकर, RNW से लेकर। तो गवर्नमेंट को लगा चीज़ें, जो भी गवर्नमेंट को लगा उस टाइम, जो भी सेंटर गवर्नमेंट थी, अगर आप उस टाइम की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट देखो, आज भी आज ऑपरेशंस देख रहे हैं सर, दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। 70 साल में एक गवर्नमेंट ने इस देश में राज किया, 2014 के बाद भी एक गवर्नमेंट आई है देश में, और आज आप पूरी दुनिया के अंदर देख लो, हर रोज़ टीवी के अंदर न्यूज़ आ रहे हैं कि पाक के अंदर ये हो गया करके, ठीक है। आज क्या कहते हैं, हाफिज़ के भाई बेटे को मार दिया, चाचा को मार दिया, आज कनाडा में खालिस्तान को मार दिया, खालिस्तानियों को मार दिया, US में एक्सीडेंट हो गया, कंटिन्यू आप सुन रहे हैं, हर देश आज एलिगेशन लगा रहा है कि ये इंडिया की सीक्रेट सर्विस ने करा है। हाँ, अगर उनको लगता है, मतलब अगर आप देखो हमारा पड़ोसी मुल्क देख लो पाकिस्तान, आप कि आज वो बोल रहा है, आज उसके जितने भी मिलिटेंट थे सब अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। सबके ऊपर ISI का सपोर्ट, बिल्कुल सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी इस देश के लिए, अगर आप देखो 10-10 साल से वो लोग अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, पूरा मतलब इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे थे देश के अंदर, जगह जगह पर ब्लास्ट करवा रहे थे, तब कोई भी नहीं बोल रहा था दुनिया के अंदर, ठीक है। आज ISI है या जो भी लोग हैं वो बोल रहे हैं यार सबके सब किलिंग करके इंडियन सीक्रेट सर्विसेज करा रही है करके, ठीक है। अगर उनको लग रहा है तो करा रही है, तो देखो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि करा रही है। देखो एक टेररिस्ट होता है वो हर देश का दुश्मन होता है सर, वो हमारा ही दुश्मन नहीं है, ठीक है, हर देश का दुश्मन है। क्योंकि एक आतंकवाद जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगा आपको समझ में नहीं आएगा। करेक्ट। हमने मतलब हमारे देश ने बहुत कोशिश करी US को टेररिज्म तो नहीं माना कोई भी टेररिज्म। जब उनके ऊपर 11 हुआ, ठीक है, तब उन्हें पता चला यार कि टेररिज्म की होता है करके, ठीक है। क्योंकि जब खुद के ऊपर बीती तो हम कंटिन्यू पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि यार हम आतंकवाद से झूल रहे हैं करके, ठीक है। अगर अब आज आप देख लो, आज आप प्रेजेंट में आप कश्मीर जाके देख लो और आज से आप 10 साल पहले कश्मीर जाके देखते तो आपको धरती और आसमान का फर्क मिलता सर, ठीक है। तो देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं कि डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट कैसी है। देखो सोल्जर आज भी वही हैं जो 20 साल पहले थे, लेकिन एक पावरफुल लीडर आपको क्या पावर देता है वो डिपेंड सिर्फ एक लीडर की है। अगर कोई भी देश प्रोग्रेस कर रहा है या दुनिया में बहुत आगे जा रहा है तो उसका जो भी श्रेय होगा सर वो एक देश के लीडर को होगा। करेक्ट, जो डिसीजन वो लेता है अपने लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम क्योंकि हम सरकार की बात कर रहे हैं और मैं उत्तराखंड पे भी आप बात करना चाहूँगा क्योंकि लकी बिस्ट को रॉ हिटमैन के तौर पे इस किताब ने तो फेमस कर दिया, लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंडी जो पहाड़ी लकी है उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन क्योंकि आपने मौजूदा सरकार की बात की, मोदी जी मौजूदा सरकार में प्राइम मिनिस्टर हैं और आप जो है उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में भी रहे जब आप NSG में थे। मैं जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने का? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि जब मैं NSG गवर्नमेंट में था तो बहुत सारे मतलब CM या बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनके साथ रहने का मौका मिला। तो दिख जाता है सर एक आदमी 24/7 आवर काम कर रहा है सर, है ना। इस एज पर भी, जिस एज पर आप लगा लो ना, लोग मतलब अपने घरों में रेस्ट करते हैं अपने पोतों के साथ, चीज़ों के साथ। एक आदमी मतलब हमसे भी ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। आज मतलब मैं आपको बताऊँ एक एक्सपीरियंस, मैं एक दिन एक प्रोग्राम में गया था और जस्ट मुझे था कि यार एक सर का प्रोग्राम है यहीं पर अहमदाबाद में, एक प्रोग्राम है, तो मैं उस प्रोग्राम के लिए नॉर्मली गया और डिसाइड नहीं था कि वहाँ से कोई अगला प्रोग्राम भी आ गया है करके, कल के शेड्यूल और थे। तो मैं एक सिंगल पेयर ड्रेस में गया मोदी सर के साथ और वो प्रोग्राम, वहाँ से हम अगले प्रोग्राम में गए और 17 दिन के बाद हम वापस आए। मैं 17 दिन तक एक ही ड्रेस में रहा। तो सेम
हाल सोचो ना कि सर को भी नहीं पता था उनका अगला प्रोग्राम कहाँ है करके, एकदम से प्रोग्रामिंग चेंज हुए, वो अपने घर तक भी नहीं आए और वहीं से हम लोग अहमदाबाद से ही सीधे ऑल ओवर इंडिया के भ्रमण में रहे और 17 दिन के बाद वापस आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जिस आदमी को ये था कि यार मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम अहमदाबाद में करना है और वो आदमी 17 दिन के बाद वापस आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं। नहीं, ये तो होगी मोदी जी की बात, क्योंकि अब वो काम कर रहे हैं और वो नज़र भी आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लकी विस्ट, जो उनके अंगरक्षक थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो व्यक्ति जो है एक प्लानिंग करके नहीं गया था, दिमाग में था भी नहीं कि कहीं और भी जाना है। वो 17 दिन का पीरियड, या फिर वही सिचुएशन नहीं, कहीं पर भी जब भी आप किसी नेता के साथ उसके सिक्योरिटी में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एज एन एजेंट, एज एन सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पे क्या, कैसे आपके दिमाग काम करते हैं? बिकॉज मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उस फील्ड से आए हुए हैं, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहते हैं, किस तरह से काम आप लोग करते हैं? देखो एक्चुअली सर क्या है कि जो भी मेरी ट्रेनिंग रही वो तो ऑपरेशंस के लिए ही रही। तो मुझे लगा यार कि कई बार बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं यार, सीआई में रहते रहते इस दुनिया को भी देख लें करके, ठीक है। तो ऑपरेशंस करना बहुत आसान है मेरे लिए। अगर आप बोलो कि यार किसी ऑपरेशन में जाना है, किसी हाइड आउट पर जाना है, या किसी एनिमी को मतलब ख़त्म करना है, ठीक है, या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो बेटर है, ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि उसमें गलती करूँगा तो मैं ही भुगतूंगा सर। अगर मैं कोई गलती करता हूँ किसी ऑपरेशन में तो उसका खामियाजा सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं किसी भी जिसका भी मैं सिक्योरिटी ऑफिसर या पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अगर देखो तो कोई भी वीआईपी क्या है, उसका रिलेशन पब्लिक के साथ बहुत है ना। अगर कोई भी वीआईपी ये नहीं चाहता इस देश का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो कभी नहीं चाहेगा पब्लिक उससे नाराज़ हो, ठीक है। अब उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल क्या होती है कि पब्लिक को नाराज़ नहीं करना और पब्लिक को नियर भी नहीं आने देना। हज़ारों की भीड़ है, ठीक है, पता है कि बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हैं बीच में, लेकिन फिर भी कि हर आदमी कभी भी चाहता है कि यार वो अपने जो भी नेता है जिसके लिए वो 2-2 घंटे से वेट कर रहा है, वो उससे आके मिले, है ना। तो इस सिचुएशन में जो भी आपका जिसके भी आप इस टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसको, वो भी नहीं चाहता कि यार पब्लिक से बदतमीजी से बात करें, उसको दूर करें। इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि आप जिसके सिक्योरिटी ऑफिसर है उसे भी आपको नहीं लगना चाहिए और पब्लिक को भी नहीं लगना चाहिए। वो सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है उसके बीच की, और उसको आप लोग काफ़ी बखूबी हैंडल करते हैं। मतलब बहुत तरीके से कि सामने वाले को भी नहीं लगना चाहिए और आपको अपना काम भी कर ले। करेक्ट। एक मुझे किस्सा याद आता है कि आपने किताब में भी उसका जिक्र किया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम के शायद आप रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। वहाँ पर उनकी वाइफ जब उनसे मिलने आती है तो वो प्लीज़ वो बताइए। एक्चुअली आसाम के मैं एक्चुअली एक्स सीएम थे उस टाइम, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, ठीक है। तो एक यंग सीएम, अगर आप उनके बारे में पढ़ो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कि सबसे छोटी उम्र में सीएम रह चुके हैं वो। तो जस्ट मैं पहुंचा ही था वहाँ, तो नेक्स्ट दिन मुझे उनके साथ जाना था। तो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं मार्केट में गया तो क्या देखता हूँ कि यार एक लेडी बार बार, एक मैम है, बार बार नज़दीक आने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा, है ना। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक आध बारी तो मतलब कोशिश करी कि अंदर नहीं आने दूँ, उनको नज़दीक नहीं आने दूँ, फिर भी वो आने की कोशिश कर रही थी। तो अब मुझे लगा क्या करें यार, मैंने हल्का सा उनका पैर का एक सैंडल था उस पर पैर रखा और हल्का पुश किया, तो मैम का सैंडल जब टूट गया तो कोई भी, अगर कोई भी लेडी हो उसका सैंडल टूट गया तो रोड पर नंगे पाँव नहीं चलेंगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि यार चलो ठीक है जो भी है। जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हुआ तो सर ने मेरे को बुलाया, तो मैं बोला यार, तो बोला यार कि लक्की, बोला हाँ, बोला कि मुझे मेरी वाइफ से थ्रेट नहीं है करके। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा वाइफ से थ्रेट? बोला जिनका आपने सैंडल वगैरह तोड़ा वो मेरी वाइफ थी करके। तो ये था कि हमें नहीं पता होता कि कौन आपके नज़दीक है कौन नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए गया हूँ, मैं महीने भर के लिए गया हूँ, 45 डेज़ के लिए गया हूँ। उस टाइम मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे अगर मैं रिश्तेदारी जानने लग जाऊँगा, चीज़ें जानने लग जाऊँगा तो वही टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो फोकस आपका है, जिस बंदे की रक्षा करना है उस पर आप फोकस रखते हैं। आपने महंतों के अलावा राजनाथ सिंह जी के इसमें भी रहे हैं आप, वेंकैया नायडू हो गए और प्रकाश सिंह बादल के यहाँ पे भी आपने किया है। लकी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने लीडर्स के साथ काम किया है, मतलब उनके एनएसजी के तौर पे आप उनके कमांडो रहे हैं, बेस्ट आपको मतलब किसके साथ बेहतर लगा? सर देखो ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे मतलब वहाँ कोई रिलेशन के लिए तो मैं यहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो काम चाहे मैंने मोदी साहब के साथ किया होगा, वही बादल साहब के साथ भी किया होगा, वही अलके अडवाणी सर के साथ भी किया होगा। मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी पता है सर कि मुझे क्या वर्क करना है, ठीक है। मेरा काम है कि कोई भी जिस
मैं जिसको सिक्योरिटी देने जा रहा हूँ या जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसको जब भी वो अपने घर से निकलते हैं दोबारा उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस वो सबके साथ सेम ही चीज़, True. मतलब पर्सनल रिलेशन किसी के साथ नहीं होता है। बट लकी फिर भी ये होता है ना, क्योंकि आप एक व्यक्ति के साथ महीनों गुजार देते हैं। जब लीडर्स की बात आती है, बिकॉज मोदी जी को हम पब्लिक रैलीज में देखते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे देख लेते हैं, बट जो इनफॉर्मल होता है, जब मैं अपने एक खुद की ज़िंदगी में हूँ, निजी ज़िंदगी में हूँ, तब मोदी जी कैसे हैं, मतलब कैसा इंटरेक्शन या फिर कैसे ख्याल आपके उनके बारे में बने? बिकॉज पब्लिक लाइट में तो वो हैं, बट जब वो एक बंद कमरे में एक अपनी लाइफ के बारे में रहते हैं, उस समय वो कैसे रहते हैं, और आपको क्या उनका नज़रिया समझ में आया? सर अच्छे इंसान और मेमोरी बहुत तेज। ओके। मतलब ये मैंने देखा, एक प्रोग्राम में था मैं, तो जस्ट भीड़ में कोई लड़का था, एक भीड़ में लड़का था, हजारों की भीड़ थी नॉर्मली तरीके से, तो सर ने उसको देखते ही बुला लिया नज़दीक, है ना, मतलब बहुत भीड़ थी, पब्लिक की भीड़ में ही था एक लड़का, तो नज़दीक बुलाया उसको, नज़दीक बुलाने के बाद बात करी, तो पता चला कि यार कि 15 साल पहले जब मोदी साहब सीएम हुआ करते थे उस टाइम, तो उस टाइम गुजरात पुलिस के अंदर वो उनका सिक्योरिटी में था करके, तो 15 साल भी इस लड़के को उन्होंने बीच में देखकर भाई नाम के साथ बुलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सोचो कि एक लीडर है जिसके लिए हज़ारों लोग हैं, लाखों से वो बात करता है। आज हमें भी याद नहीं रहता, अगर हम लोग भी 10 दिन पहले किसी लड़के से मिले, 15 ईयर्स मैंने पता किया, मुझे लगा यार 15 साल पहले कि एक इंसान 2 महीने के लिए सर के साथ रहा और 15 साल के बाद भी उसका नाम पता है उनको। तो भीड़ से बुलाना, है ना सर, तो एक अपना लगाओ कि यार एक आदमी, मतलब देखो ना, मैंने आपको बोला लाखों की भीड़ है वहाँ, क्या फ़र्क पड़ रहा, नहीं बुलाएंगे तो हर वीआईपी का अपना एक टाइम है, उस टाइम से चले जाएंगे, फिर भी उससे 5-7 मिनट वहीं पर बात करी चीज़ें, तो एक मतलब एक बिहेवियर जो व्यवहार जो है, अगर व्यवहार नहीं होता तो आज ग्लोबल लीडर पूरी दुनिया पूछ रही है ना सर, कुछ तो होगा इंसान में। करेक्ट है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप 100 ईयर का इतिहास देख लो सर, कुछ तो होगा कि सारी दुनिया, अगर आप कितना भी, आप बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं, हम भी नाराज़ होते हैं किसी से, ठीक है, लेकिन आप कुछ पल अकेले बैठना और सोचना कि 10 लोग आपसे प्यार नहीं करते, 100 लोग आपसे प्यार नहीं करते, एक आदमी से आधी से ज़्यादा दुनिया प्यार कर रही है, कुछ तो होगा यार सर। ट्रू, है ना, आप उसको नहीं नकार सकते। वो कहते हैं ना कि भाई आप पसंद करो ना करो, लेकिन आप नकार नहीं सकते चीज़ों को। नहीं सकते सर। हाँ, बड़े बड़े लीडर्स देखे सर हमने, दीपावली है, चीज़ें हैं सर, उन लोगों के पास टाइम नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर -40 डिग्री टेम्परेचर पर जाके दीपावली मना रहा है, उसको क्या ज़रूरत है? करेक्ट, है ना, वो देश के सोल्जर के साथ -40 डिग्री पर बना रहा है। तो ये मतलब उनका व्यवहार जो है लोगों से, करेक्ट, मतलब एक आदमी जमीन से उठा हुआ आदमी सर, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो 5 स्टार्स के कमरों से बाहर नहीं आए, उनको क्या पता -40 डिग्री टेम्परेचर से, ठीक है। जो आदमी जमीन से उठ के आया उसको जमीनी हालात पता है सर। करेक्ट, ठीक है, तब इंसान कनेक्ट होता है। मतलब कहते हैं कि इस दुनिया में जो यूनिवर्स में जो ताकत है वो जोड़ती है ना सर, क्योंकि आदमी ज़मीन से ही आए हुए हैं, तो उनको पता है तकलीफ़ क्या होती है करके। ट्रू, लकी जी, हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ पे भी आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के आपके बचपन को लेकर के भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जब आप स्पेशल फोर्सेस आपने ज्वाइन की 16 साल की उम्र में, तो आप इज़राइल जो है ट्रेनिंग करने के लिए गए, जो क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते अपने ऑपरेशंस को लेकर के, लेकिन ओवरऑल जो एक मामूल निकलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब वो ज़्यादा आसान था या फिर जो आपने एनएसजी में काम किया वो आसान था, या जो लाइफ अब आप जी रहे हैं वो आसान है? सर देखो, जो ट्रेनिंग का पीरियड था उस पर तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है ना सर। कि अगर आप सोचो कि कहना आसान है, आप 40 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, आपके पास 18 kg वेट और राइफल है, ठीक है। अब यार 40 किलोमीटर किसी बाइक में बैठ लेना तो भी आप 3 बारी बाइक में पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है। यहाँ आपको 40 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, और सही टाइम से पहुँचना है। अगर आप सही टाइम से नहीं पहुँचोगे तो उस दिन के 40 किलोमीटर में आप फेल हो सर, वो आपको रनिंग दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग के अंदर ये आप लगा लीजिए कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से ट्रेनिंग करते थे और रात के 1-1 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी। वहाँ जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो एक ही चीज़ बोलते थे कि दौड़ते हुए मत सोना। कभी आप बिलीव करोगे, लोगों को आपने खड़े खड़े सोते हुए देखा है, हमने इंसान को सोते हुए देखा है कि 3 कदम चले और एकदम से आँख खुली, यार मैं तो नींद में हूँ करके। मतलब आप
कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना 2 3 घंटे सोओगे तो क्या असर होगा आपकी बॉडी के ऊपर, ट्रू। है ना। तो ट्रेनिंग ही है सर, मतलब आपको वो एक चीज़ बताती है, मतलब 40 किलोमीटर रनिंग कराने का मतलब उनका क्या है सर, कि आप दुनिया के अंदर 40 किलोमीटर भी दौड़ सकते हो करके। अगर आप एक इंसान से बोलो, एक सिविलियन है या कोई भी है, आप उसको बोलो यार तू 30 किलोमीटर दौड़ लेगा 25 केजी वजन के साथ, मना करेगा। वो मना क्यों करेगा पता है, उसका रीज़न उसने कभी दौड़ा नहीं है। दौड़ा नहीं, ट्रू। जिस दिन वो दौड़ लेगा ना, Correct. वो कहेगा मैं दौड़ लूंगा करके। वो आपके अंदर आपकी शक्ति को जगाना काम है उसका। Correct. धरती में जो इंसान पैदा हुआ है सब एक ही जैसे हैं, ट्रू। ऐसा कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है, एक इंसान को अपनी शक्ति का एहसास होता है सर, कि मैं कर सकता हूँ। ट्रेनिंग वही चीज़ है कि आपको वो एहसास दिलाना कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ करके। तो करेक्ट। वही है कि मैं आपको बताऊं कि आप, अगर आप देखो ना सर, एक लड़का पढ़ाई करता है, उसको उसका टीचर बोलता है भाई तू बेस्ट और बेस्ट रहेगा करके, लड़का निकलता है बेस्ट। ट्रू। आपको बताना, एक बच्चे को भी आप बताते हैं कि बेटा तू ये कर सकता है करके। एक बच्चे को आप छोड़ दो, वो बेड के ऊपर चढ़ता है, तो बच्चे को चढ़ने के लिए आप कोशिश बोलो, करते हैं, चढ़ने का एक बार वो बच्चा चढ़ लिया, उस डेली 10 बारी बेड के ऊपर चढ़ता है, बस उसको फर्स्ट टाइम चढ़ने की देर है। तो दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग सिर्फ आपको बताया जाता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो सर, ट्रू। ट्रू। है ना। आप देखो ना कि गर्ल्स भी दौड़ती है ना सर, वो भी 25 किलोमीटर दौड़ रही है आजकल, 30 किलोमीटर वो भी दौड़ रही है, ठीक है। वो भी एनएसजी में है, वो भी 30-30 किलोमीटर दौड़ रही है। आप एक यहाँ आगे बोलो तो शौक हो जाएगा। तो सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम करना होता है, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे कोई भी हो सर। अगर आप एक ऑपरेशन में जाते हो तो फर्स्ट टाइम आपको लगता है यार एक ऑपरेशन में आप जा रहे हो, ठीक है, क्या होगा क्या होगा। उस दिन क्या होता है, अगर आप 12 किलोमीटर भी एक ऑपरेशन में गए तो आपकी पलक नहीं झपकती, वो फर्स्ट दिन है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा करके। नेक्स्ट टाइम एक बारी आप एक ऑपरेशन के अंदर आपका काउंटर होता है किसी भी टेररिस्ट से, आप उस रूटीन में आ जाते हो, आपको पता है। फर्स्ट टाइम तो जब मैं कभी एक ब्रिज के ऊपर फंसा एक ऑपरेशन में, मुझे तो यही नहीं पता चला यार कि मेरा कॉकिंग हैंडल कहाँ है करके। माइंड काम करना बंद कर देता है उस टाइम, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा है, ट्रेनिंग में क्या है, मेरा टारगेट सामने है, ठीक है, मेरा टारगेट मुझे वापस फायर नहीं मारेगा, एक डेमी टारगेट रखा हुआ है। यहाँ एकदम से पता ही नहीं चला क्या हुआ करके, क्योंकि वो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना, वो माहौल मैंने इससे पहले Actually, कभी नहीं true, देखा। yes. एक ब्रिज के ऊपर गया और एकदम से फायर आना शुरू हो गया, ये मतलब एकदम से ट्रिगर दबाया तो मैं ये भूल गया कॉक नहीं कर रखा वेपन करके। चंद सेकंड मैंने कहा फायर क्यों नहीं हो रहा करके, तब पता चला यार कि मैंने कॉक ही नहीं कर रखा अपना वेपन। वो चंद सेकंड की बात है, लेकिन उस 2 सेकंड के लिए माइंड जाम हो गया ना। फिर सेकंड टाइम कभी ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बार कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। फर्स्ट टाइम कुछ भी होगा तो दुनिया में होगा सर, वो मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ भी हो। तो ये एक्चुअली सही कही आपने कि कैपेसिटी को अगर आपको खुद की जाननी है तो आपको ट्रेन करना होगा खुद ट्रेन को। करना होगा। और पहली बार सबसे ज़्यादा शुरुआत ही हार्ड होती है, बाद में तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्योंकि हम आपके ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, आपने कॉन्गो में भी ऑपरेशन किए हैं, इज़राइल में तो आपने ट्रेनिंग भी ली है। एक अभी मुद्दा चल रहा है इज़राइल और गज़ा का, आपने भी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। तो लकी क्योंकि इज़राइल में रहे हैं, आपने काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा है, उस समय किस तरह का माहौल था या फिर क्या आप इस पे पूरी राय रखते हैं? सर देखो, जब से अगर यूएन ने जब से दोनों का बंटवारा किया, देखो गाजा का क्या, जो भी अरब देश है उनकी एक ही मांग है कि 1 स्टेट सर, है ना। 1 स्टेट वो चाहते हैं कि एक ही स्टेट हो, शुरू से ही चल रहा है, ठीक है। और जबकि यूएन ने अपना एक फैसला दिया कि इज़राइल को अपना अलग दिया, ठीक है, फ़िलिस्तीन को अपना अलग दिया सर, ठीक है। तो आप अगर देखो इज़राइल तो टेररिज्म से तो झेल ही रहा है सर, आप किसी भी टाइम देखो, ठीक है। एक ऐसा मुल्क जो हर तरफ से उसके दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो आप हमास का देख रहे हैं, तो अगर हम मैं ज़्यादा तो इस बात में नहीं जाऊंगा कि क्या चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो, एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घुसा किसी कंट्री के अंदर, उन्होंने अपनी सेफ्टी करी सर। इस टाइम जो इस टाइम मुद्दा चल रहा है, हमास के कुछ एक लोग गए, उनका एक फेस्टिवल चल रहा था, उस फेस्टिवल पर उन्होंने उनके जो भी एलओसी को क्रॉस करके उनके लोगों को बंधक बनाया। चीज़ है, अगर आपके घर के अंदर कोई घुसेगा तो आप तो रिएक्ट करोगे ना सर। अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी रह रहे हैं, कल मैं आपके घर के अंदर जाऊंगा, आप क्या करोगे? आप तो रिएक्ट करोगे। दुनिया का कोई भी हो, कोई भी करेगा, है ना। जो एक कमरे के मकान में रह रहा हो या पूरा देश जिसके पास हो, एक्शन तो करेगा ना सर। वो सिर्फ आपके घर के अंदर घुसे हैं, उन्होंने अपने घर से निकालने के लिए एक एक्शन किया सर। अब उसको दुनिया कुछ भी बोले कि बोले, देखो एक बहुत बड़े सीनियर ने मेरे कहा है सर
कि कभी जो बोला है कि वॉर कभी सेना नहीं लड़ती है सर। एक उनकी बहुत अच्छी लाइन रही कि जो वॉर होता है उसको सेना नहीं लड़ती है, सोल्जर तो कभी वॉर लड़ते ही नहीं है सर। ठीक है, आज दुनिया के अंदर वॉर होता है सर, आप देखो बस ऊपर से एक ऑर्डर आता है वॉर बंद, वॉर बंद हो जाती है सर, दोनों सोल्जर हाथ मिलाते हैं, तो वॉर लड़ता कौन है? दो देशों के अंदर आप सोचो कि वॉर चल रहा है, जब दो देशों के अंदर वॉर होता है तो थोड़ी देर के लिए बोला जाता है कि वॉर को 4 घंटे के लिए बंद करा दो, 3 घंटे के लिए बंद करा दो, हमारे लोग निकल रहे हैं। 4 घंटे वॉर बंद हो सकता है, वॉर हमेशा भी बंद हो सकता है सर। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है ना, जब आप 4 घंटे के लिए वॉर बंद करा सकते हो तो क्या आप हमेशा के लिए वॉर बंद नहीं करा सकते सर? तो फिर मैं आपको कहूँगा वॉर कभी सोल्जर नहीं लड़ता सर। तो लकी जी, हम इज़राइल की बात करें तो आपने बहुत बखूबी उस चीज़ को बोला कि कभी भी एक सैनिक जो है वो वॉर नहीं लड़ता, ऊपर वाले जो है महकमे जो हैं उनकी तरफ से आता है, उसके कई भी रीज़न हो सकते हैं। मैं लकी से जानना चाहूँगा, क्योंकि इज़राइल में आप हैं, मुझे लगता है कि आपने ट्रेनिंग ली है, लेकिन क्या हमास से कभी सामना हुआ है आपका? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया Okay. था, तो मेरा इज़राइल फोर्स या इज़राइल स्पेशल फोर्स या मुसाद की तरफ से मुझे वर्क नहीं करना था ओनली। बाकी बहुत सारे ग्रुप्स रहे हैं दुनिया में जिनके साथ बहुत बारी मैं मिला भी हूँ, जिनके साथ ऑपरेशंस भी करें। ठीक है, तो बहुत लोगों को जानने का मौका मिला। करेक्ट। एक 15 साल के लड़के के हाथ में भी हमने वेपन देखा। बात ये नहीं कि 15 साल का लड़का वेपन है उसके हाथ में, कि उसने वेपन उठाया क्यों है। कि एक 15 साल का बच्चा, अगर आप देखो यहाँ तो शायद 11th-12th में पढ़ाई कर रहा होगा, एक 15 साल का बच्चा वेपन उठाया है, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया है ना। कि एक लड़का उस जंगल में रह रहा है, उस जंगल में जानवर भी हैं, दुनिया भर के इंसेक्ट्स भी हैं, बरसात भी हो रही है, फिर भी वो लड़का खड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों नौबत आई कि एक 15 साल का बच्चा वेपन उठा रहा है सर? ट्रू। ये लकी, क्योंकि आपने कॉन्गो और सोमालिया की मेरे ख्याल से आप बात करें और कई यूएन पीस मिशंस में आप शामिल रहे हैं। कॉन्गो सोमालिया की जब मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी पूरी हिस्ट्री ही एकदम हमेशा डिस्प्यूटेड रही है, हमेशा खून खराबा की उसमें पूरी उनकी जियोग्राफी है। जब आप वहाँ पर थे और किस तरह के, बिकॉज एक सैनिक के तौर पर जब आप काम करते हैं तो आपके ऑर्डर्स होते हैं कि आपको भाई दुश्मन को आपको उसको निकालना है वहाँ से। लकी जब वहाँ पर थे, सोमालिया हो, कॉन्गो और जहाँ की आप बात कर रहे हो, वहाँ तो मैंने भी देखे कि बच्चों के हाथों में बंदूकें होती हैं। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या कभी हाथ झिझकता है एक सैनिक का कि नहीं यार, सामने जो दुश्मन है वो जवान है या बूढ़ा है, या फिर सिर्फ हमें ऑर्डर्स फॉलो करने होता है? देखो सर, कि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप ऑपरेशंस में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं पीस कीपिंग के लिए, अगर आप हल्का सा भी झिझकोगे तो उसकी गोली आप पर होगी सर। आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा सर। कि जो करना है वो पहले सोच लो सर। आप एक बार आप ऑपरेशन में निकल गए तो वहाँ सोचने का टाइम नहीं है। अगर आपने हल्का सा भी सोचा कि यार एक बूढ़ा है, एक बच्चा है, एक लेडी है, आप सोचोगे कि मैं चलाऊं नहीं चलाऊं, सामने वाला सोचेगा या नहीं सोचेगा ये नहीं पता सर। तो इस सिचुएशन में तो आप सिर्फ अपना वर्क करने गए हो सर। ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया है, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं सर आदमी वेपन डाले। दुनिया में खून खराबा तो कोई नहीं चाहता सर, कोई भी नहीं चाहता कि मैं लोगों को मारूं। ठीक है, क्योंकि मेरे कोई दुश्मन नहीं है सर जिनके साथ में मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी घर की ज़मीनें कब्जा नहीं कर रखी। ठीक है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनको। मैं जिनके ऊपर एक्शन करने जा रहा हूँ या जिनके ऊपर मैं फायरिंग करने जा रहा हूँ, शायद मैं उनसे लाइफ में पहली बार मिल रहा हूँ और आखिरी बार भी मिल रहा हूँगा, है ना। वो मेरे पर्सनल दुश्मन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हें दुश्मन ही निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जो लगता है, या गवर्नमेंट ने बोला कि यार कि समाज के लिए ये लोग सही नहीं है, ठीक है, इनकी वजह से समाज में ठीक नहीं है, पीस नहीं है, मतलब इन लोगों की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। ठीक है, मतलब अगर 2-4 लोगों की वजह से अगर पूरा समाज परेशान होता है, ठीक है, जिनकी वजह से दुनिया नहीं जी पा रही है, तो उनको उसके लिए एक्शन उठाना ही पड़ता है। ट्रू। लकी, आप जो हैं जब यूएन पीस मिशंस में रहे हैं, आप कई ऑपरेशंस में आपने किया है, आप बेस्ट स्नाइपर भी आप जो है साबित हुए हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे ये खिताब आपके नाम जुड़ा? नहीं सर, बल्कि बेस्ट तो बहुत ही रहे हैं दुनिया के अंदर, है ना सर। तो किया, स्नाइपर्स कोर्स भी किए हैं सर, जो भी टास्क मिला वो किया। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है या दूसरे फोर्सेस बोलते हैं कि बेस्ट स्नाइपर, कुछ एक चीज़ें कुछ एक ऑपरेशंस में गए तो ठीक लगा, बोला सर कि लक्की ने आज अच्छा काम किया, इतना दूर का टारगेट था। बाकी मैं बोल रहा हूँ सर कि जो भी है सिर्फ काम ही किया है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कुछ मैं आपको, जो भी लोग मतलब आपके चैनल के उससे ही देखेंगे, आप दुनिया में कुछ अलग नहीं करते हैं कि आप बेस्ट बहुत बेस्ट या आप दुनिया के सबसे अच्छे या आप सुपर।
मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आपको जो काम दिया है ना, अगर आपने वो काम ईमानदारी से कर लिया तो आप दुनिया के हीरो हो भाई। चाहे भी एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, आपका काम है पढ़ाई करना, अगर आपने पढ़ाई करी तो आप इंडिया के हीरो हो, क्योंकि आपने टॉप किया। एक पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी एक पुलिस वाला हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हो या एक नेता हो, उसने सिर्फ अपना काम ईमानदारी से कर लिया ना सर। मैं बोलता हूँ कि एक आदमी 100% नहीं 90% भी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, देश का हीरो है यार। वो कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहा है। आज आप बोलते हो कि यार हमारा कितना अच्छा लीडर, कितने अच्छे नेता, जिसने रोड बना दी, हमारा गांव सही कर दिया। सर अपने बैंक बैलेंस से किसी ने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने अपना घर की जमीन को बेच के आपके लिए रोड बनाई है, आपकी कॉलोनी सही करवा दी, उसने अपना काम कर दिया। जो उसको काम दिया वो आपका हीरो बन गया। तो सिर्फ जो काम इस दुनिया में आपको दिया है ना, आप उससे कर दो, आप सारी दुनिया के हीरो हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार। आप अपने काम को अपने ईमानदारी काम से को करें। ईमानदारी से करो, आप हीरो हो देश के। ट्रू ट्रू। और इसमें जैसे कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप टैक्स भी भरते हैं और बिल्कुल उसको यार, ईमानदारी से अगर सर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे देश के लिए करना है। बहुत मैसेज आते हैं इंस्टा में, देश के लिए करना है, देश के लिए करना है ना। यार आप टैक्स दे दो ना गवर्नमेंट को यार, तो मेरे लिए आपसे बड़ा देशभक्त तो कोई है ही नहीं ना। एक लड़का है, मत करो आप ये अपना सिग्नल को मत तोड़ो। आप अच्छे देशभक्त फॉलो कर रहे हो लॉ को यार। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर में ही जाके गोलियां चलाओ यार कि आप देशभक्त हो। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो यार। आप गाड़ी से गए हो, आपने रोड के ऊपर नहीं फेंका वेस्ट आइटम, तो आप देश का सबसे बड़े ईमानदार आदमी जो अपने देश को साफ रखना चाहते हो। मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि जो एलओसी के ऊपर जो गोलियां चला रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, देशभक्त कोई नहीं, देशभक्त वो हर आदमी है जो अपने देश से प्यार करता है, इस देश का लॉ नहीं तोड़ता है। आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं मैं देशभक्त हूं करके, आप सिर्फ अपना काम कर लो ईमानदारी से, आप देशभक्त हो। ट्रू, वेरी ट्रू। मैं ये भी कहूँगा सर कि दुनिया में कोई भी देश अगर प्रोग्रेस करता है तो उसमें हर आदमी का योगदान होता है सर। करेक्ट। हर इंसान का योगदान जो भी उस देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक देश को खराब करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बहुत होता है, लेकिन उस देश को आगे ले जाने के लिए 100% लोगों का हाथ होता है उसके पीछे। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लोगों का साथ होगा तो देश का विकास भी होगा। क्योंकि हम घूम फिर करके लकी की ज़िंदगी पर आ जाते हैं। आपने कई ऑपरेशंस किए हैं, आप कई सर्विसेज में रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और ये हर कोई जानना चाहेगा जो मेरी तरह है। फिल्मों में दिखाया जाता है जो एजेंट्स होते हैं भाई साहब, उनकी एक अलग दुनिया होती है, अपने रिश्तेदारों से छुपी हुई, अपने दोस्त यारों से छुपी हुई, और एक्शन थ्रिलर लाइफ में बहुत कुछ होता है उनकी। लकी क्योंकि उन दौर से गुजरे हुए हैं, तो क्या ये कितना, मतलब जो फिल्मी हीरो होता है हमारा एजेंट, वो रियल लाइफ से कितना मैच खाता है? देखो सर कि आप दुनिया में जो भी हमारे इंडिया की ऑडियंस है जो फिल्म्स देखती है, आपको या दुनिया को कौन सी फिल्म देखना पसंद है सर? देखो इंसान किस फिल्म को देख के तालियां बजाता है, जो भी ऑडियंस है, जो हम खुद नहीं कर पाते लाइफ के अंदर, आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी ना सर। आपका हीरो प्लेन से जंप लगा रहा, आप क्यों उसमें तालियां बजाते हो? क्योंकि हम नहीं कर सकते। जो काम आप कर रहे हो अगर वही मैं पिक्चर दिखा दूं आपको पसंद ही नहीं आएगा, तो मैं भी कर रहा हूं करके भाई नॉर्मल। तो मतलब जो लोगों को पसंद है मेकर वो दिखाना चाहते हैं सर, ठीक है। लोग उसमें तालियां बजाते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला कि आपको वही फिल्म या वही दुनिया में वही सीन्स अच्छे लगते हैं जो आप खुद नहीं कर पाते। आप तालियां बजाते हो, एक आदमी 25 लोगों को गोली मारता है, क्योंकि आप नहीं कर पाते, तो आप कहते हो यार चलो, मतलब खुश तो होते हैं उस चीज़ को देखकर, ठीक है। तो रियल लाइफ में या फिल्म में या सही दुनिया के अंदर धरती और आसमान का फ़र्क है सर। जब भी मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हर आदमी के इस देश में जो भी हैं उसके खुद के भी दुश्मन होते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे भी। अगर आप कभी जो आपका दुश्मन हो या जिससे आपका झगड़ा चल रहा हो, आप उसके घर के बगल से भी गुजरते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं सर, मतलब मेरा दुश्मन इस घर में रहता है, इस मोहल्ले के अंदर रहता है, ठीक है। जबकि आपको पता आप अपने देश में रह रहे हो, आपके देश में आपकी पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस है, सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, हर चीज़ है, लेकिन आप एक एलओसी को क्रॉस कर रहे हो जहाँ पर हर आदमी आपको एनिमी नज़र आएगा सर, और आपका एनिमी ही है वो। करेक्ट, ठीक है। एक स्पाई को अगर वो किसी भी देश के अंदर पकड़ा जाता है तो दुनिया के हर देश में एक ही सजा है सर, सजाए मौत, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप कहीं जाते हो आपका 30% तो कॉन्फिडेंस वैसे ही ख़त्म हो जाता है सर। वो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि आप एलओसी क्रॉस कर चुके हो, वहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है सर,
और जो आपसे मिलने आ रहा है, हो सकता है एक और आपका सेकंड एजेंट हो, आपका एसिड हो, वो आपसे 10 दिन के बाद मिलने आ रहा है, लेकिन इस 10 दिन के बीच में क्या हुआ आपको पता ही नहीं है ना। हो सकता है वो आपका बहुत भरोसेमंद आदमी हो, लेकिन क्या पता वो भी मजबूरी में हो। True. तो यहाँ वहां तो दोस्त से भी मिलने में डर रहता है सर। वेरी ट्रू। तो मतलब ये सोल्जर्स की लाइफ जो है रियल में बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उनको बहुत खतरों से गुजरना पड़ता है एक्चुअली। स्पाई की लाइफ तो लाइफ के अंदर बहुत ही मतलब, मैं आपको इस दुनिया के अंदर आप किसी भी देश में चले जाओ सर, कि एक देश की कामयाबी के और बर्बादी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो उस देश के इंटेलिजेंस का है सर। इस दुनिया की अगर सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन से महंगी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अगर हम लोग बोले कारगिल, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपके इंटेलिजेंस का थोड़ा सा, आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी, इंटेलिजेंस का फेलियर। ठीक है, क्यों आपको इंक नहीं था कि चीज़ें करने वाला है, क्यों आपको नहीं था कि आपके देश के अंदर ताज पर एक इंसिडेंट होने वाला है, एक टेररिज्म अटैक होने वाला है, क्यों नहीं पता था आपको। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर नजर। तो अगर जिस देश की इंटेलिजेंस देर सर, सोल्जर बाद में लड़ते हैं, वॉर बाद में होता है, उसको पहले ही ख़त्म करा जा सकता है अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी हो। क्यों 11 के बाद क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद यूएस के अंदर कोई भी टेररिज्म अटैक नहीं हुआ बड़ा, उनका इंटेलिजेंस इनपुट से कोई भी चीज़ हो रही है उसको पहले ही ख़त्म कर दे रहे हैं वो। आप कहने का मतलब, मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके कहीं पर छोटा सा आग लगी, आपके दोस्त ने बोल दिया कि यार फलाने जगह में आग लग रही है, आप उस आग को बुझा सकते हो, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा ना वहीं पर। लेकिन जब वो आग बहुत बढ़ जाएगी तो उससे आपको नुकसान भी होना पड़ेगा। तो इस दुनिया में आपके देश के लिए अगर उसके खिलाफ कोई भी बात उठ रही है, उसको वहीं दबा दो, तो आपके देश में कभी भी कोई अटैक नहीं होगा, कोई टेररिज्म अटैक नहीं होगा। तो दुनिया के अंदर मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो सबसे, किसी भी देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो कहा इंटेलिजेंस। आपके देश की इंटेलिजेंस क्या है, आपके इनपुट्स कैसे हैं। लेकिन आपने आज तक दुनिया में कभी सुना ही नहीं होगा किसी स्पाई को या किसी इंटेलिजेंट के किसी आदमी को कोई मेडल मिला हो, कभी नहीं सुना होगा एक्चुअली, वेरी है ना, कभी पता ही नहीं होता सर। ट्रू ट्रू। और वो कहानियाँ बहुत बाद में आती हैं, जब वो या तो चले जाते हैं या फिर वो रिटायर होते हैं, या फिर कहीं तो आते ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट एक्चुअली, है ना। अगर आज जितना भी यूथ है आज आरएन के सर को पढ़ रहा है, उनके दुनिया में करे हुए सारे ऑपरेशंस पढ़ रहा है, लेकिन कब पढ़ रहा है सर, जब वो चले गए, जब वो चले गए सर। ट्रू, है ना, 20-22 साल पहले जब वो चले गए। आज वो पढ़ रहे हैं, आज का यूथ पढ़ रहा है कि 1955 में उन्होंने कौन सा ऑपरेशन किया था करके। ठीक है, एशिया का सबसे बड़े टेररिज्म अटैक की जो भी गुत्थी है उनको सॉल्व किया, वो आज पढ़ रहे हैं 2023 में 1955 का। लकी जी, ये इस चीज़ में ना मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उस तरह की सर्विस में रहे हैं, क्या कभी ये महसूस होता है कि यार सरकार की तरफ से हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार थे, या फिर लोगों की तरफ से उस नज़र से हमें नहीं देखा जाता जिस तरीके से कुछ सैनिकों को देखा जाता है या कुछ नेताओं को देखा जाता है? नहीं सर, ऐसा देखो कि ऐसा कभी नहीं है, या तो फिर आप वही करो ना सर, आपको अगर ज़्यादा ही लाइमलाइट में आना है, ज़्यादा आपको मेडल ज्वाइन करना है, आप गेम में चले जाओ सर, खेलो, है ना, आपको मेडल्स ही लेने हैं ना सर। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, सिर्फ आप जब रात को सो तो आपको सुकून मिलना चाहिए। वो मेडल भी सब यहीं धरे रह जाएंगे दुनिया के अंदर, सब चीज़ें यहीं रह जाएंगे। जब भी मतलब आप जब भी मॉर्निंग में उठो या रात को आप सो, तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलना चाहिए कि आज मैंने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है सर। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है सर। और मैं हूँ या कोई भी हो या आप हो, आपको नहीं प्रूफ करना मैं अच्छा हूँ या मैं ब्रेव हूँ या मैं बहुत, भाई मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, बस तुम क्या सोचते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मौसम के हिसाब से चेंज हो जाओगे यार, आज मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आज मैं अच्छा हूँ। ठीक है, कल मैं जेल में था, मैं गैंगस्टर था, कल मैं कुछ और चीज़ करूँगा, तो दुनिया का तो हर बार राय चेंज होती है सर। तो आप किसके लिए कह रहे हो, आप किसको दिखाओगे? ट्रू। अगर आपको चलो मेडल भी मिल गया चीज़, आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? करेक्ट। आप वो मेडल किसको दिखाओगे ना सर? आपको खुद को सही है ना कि मैं ठीक हूँ भाई, मैं सही कर रहा हूँ करके, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है सर, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो करके, आप गलत हो या सही हो, आपको पता होना चाहिए सर। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना सर। करेक्ट। आप अगर ये बताओगे कि यार मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा उससे। मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, नाम भी नहीं बताऊंगा सर। एक नेताजी थे, एक दिन पहले उनके घर के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी
कि अंदर जाने के लिए भी नहीं था रास्ता, रास्ता ही नहीं था अंदर जाने के लिए। अगले दिन पता चला नेताजी इलेक्शन हार गए, नेताजी के वहाँ 2 ही लोग थे सर। ट्रू, ये होता है, कई 2 लोगों लोग के खड़े साथ होता नेताजी है। के वहाँ, और नेताजी खुद सर पकड़ के बैठे हुए। करेक्ट करेक्ट। और एक दिन पहले इतनी भीड़, 200 मीटर का एरिया पूरा का पूरा जाम हो रखा नेताजी के लिए, क्योंकि पता है कल नेताजी इलेक्शन जीतने वाले हैं। ये दुनिया है यार सर। और वो सारी भीड़ कहाँ गई होगी दूसरे नेताजी के वहाँ जो जीत गए होंगे, क्या बोलोगे सर। करेक्ट, ये एक्चुअली सही कहा आपने कि आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत दूसरों को नहीं है, कम से नहीं कम सर, आप अपने मापदंड खुद तय कर खुद सकते तय हो। कर सकते हैं बिल्कुल। ट्रू ट्रू। लकी जी, हम रील और रियल की बात कर रहे थे। लकी विश जो है अब जो है वो रील में आने वाले हैं। आपकी इस जर्नी के बारे में बताइए, लेखक बनना कैसे हुआ, प्रोड्यूसर बनना कैसे हुआ, क्या मतलब एक जवान जो है जो दुश्मनों से लोहा ले रहा है, वो अब कलम से अपनी बात लिख रहा है। सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी मैं भी वेब सीरीज़ देखी, जब जेल में रहा तो दुनिया भर की मूवी देखी, वेब देखी, बुक्स पढ़े। तो मैंने कहा चलो दुनिया में, मैंने कि बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ के अंदर, बहुत जगह गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ठीक है। एक छोटे से गुंडे से भी मिला हूँ, दुनिया के बहुत बड़े टेररिस्ट से भी मिला हूँ, एक छोटे से दुकानदार से मिला हूँ, दुनिया के बड़े बिजनेस टाइकॉन से भी मिला हूँ। दोनों के लोगों की सोच क्या है, इतना गैप क्यों है दोनों में, एक लोकल गुंडा क्यों है, एक दुनिया का बहुत बड़ा टेररिस्ट क्यों है, दोनों का क्या सोच है करके, ठीक है। तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ करके। जब मैं लिखने लगा तो गया मैं मुंबई में, कुछ एक प्रोडक्शन हाउस को सुनाया, बहुत अच्छा लगा उनको रियल वर्ल्ड समझ में आया, है ना। वो तो वहाँ के बहुत सारे राइटर्स हैं, जो भी चीज़ है जो रिसर्च करके लिखते हैं, ठीक है, कि यार क्या हो रहा होगा। मैं तो यार पूरी जी कर आया हूँ, जी कर आया हुआ, वही उतारा, लोग खुश हुए और बहुत ईजी लगा, ऐसा मुश्किल भी नहीं लगा मुझे। कि जब भी हम लोग ऑपरेशन में जाते थे तो हम एक ऑपरेशन प्लान करते थे। अगर ऑपरेशन 72 घंटे का ऑपरेशन है या कोई बड़ा एक ऑपरेशन है जिसमें इंट हासिल करना है, तो हम लोग भी एक पूरा का पूरा मतलब स्क्रिप्ट बनाते थे, लेकिन हम एक A4 के पन्ने में बनाते थे और उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी, एक बार जो ऑपरेशन प्लान हो गया, चाहे वो 3 दिन का हो या 30 दिन का हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ लगा वो भी एक कहानी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हम एक ऑपरेशन में जाते थे, अगर सपोज करो 30 डेज का एक मुझे एक ऐसा ऑपरेशन करना है जिसमें मुझे कुछ इंक लेके आना है या कोई बड़ा ऑपरेशन है बाहर जाके, तो उसमें हम पहले से डिज़ाइन कर लेते थे A4 के पेज में कि मैं कौन हूँ करके, मैं लक्की बिस्ट हूँ या कोई और हूँ, है ना, XYZ, मुझे वहाँ कौन मिलेगा, मुझे क्या बताना है, मुझे किसके नज़दीक पहुँचना है, मुझे किसको वॉच करना है तो पूरी एक कहानी। वॉर रूम में एक कहानी डिसाइड हो रही है, लेकिन इस कहानी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये कैरेक्टर चेंज नहीं होगा सर। अगर कहने का मतलब है कि लक्की बिस्ट अजय बनकर गया है या आसिफ बनकर गया है, ठीक है, अब वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉर रूम में डिसाइड हो चुका हो। लेकिन इंडस्ट्री में ठीक है सर, कहानी पूरे हम 100 पेज पर लिखते हैं फिर चेंज कर देते हैं, तो इजी है ना। यार लगता है कैरेक्टर ठीक नहीं है करके, तो बहुत इजी है सर कि बिल्कुल बनने के बाद भी 20 दिन के बाद भी बोलते हैं यार इस कैरेक्टर में मजा नहीं आ रहा, कैरेक्टर और अच्छा होना चाहिए करके। तो ये तो मुझे लगा यार ये तो आसान ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, और इसमें गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, सुधार लेंगे नेक्स्ट टाइम। ट्रू, रियल से रील आसान है, तो ये है क्योंकि आपकी ज़िंदगी पे जो लकी विस्ट की ज़िंदगी पे रॉ हिट में लिखी गई है, उसमें तो फिल्म आ रही है 2024 में। लकी विस्ट के प्रोडक्शन से या फिर लकी विस्ट की राइटिंग पे कोई किताब? हाँ सर, ये अपने मैंने भी अभी 4 एक वेब सीरीज़ लिखी है, शायद 2024 के अंदर लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक फिल्म भी लिखी है, खुद ही मैंने लिखी है सर, इसका स्टोरी राइटर मैं ही हूँ, ठीक है। और 2 का मैं स्क्रीन प्ले राइटर भी हूँ, तो मेरा खुद का लिखा हुआ है, तो वो भी लोगों को देखने को मिलेगा अभी। वेरी नाइस। कि बॉलीवुड में लकी विस्ट जो है राइटर प्रोड्यूसर ही रहेंगे या फिर एक्टर भी कभी हमें देखेंगे? एक्टर का तो है ही नहीं, लेकिन डायरेक्शन करूँगा सर, डायरेक्शन करूँगा, डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं और क्योंकि लकी विस्ट उत्तराखंड से आते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। अब मैं थोड़ा सा आपके उत्तराखंड के आधार पे जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में लकी विस्ट कहाँ से आते हैं और कैसा उनका बचपन रहा? बढ़िया सर, मैं पिथौरागढ़ से आता हूँ। पिथौरागढ़ में एक जगह है गंगोलीहाट, एक बुंगली गाँव है, वहाँ से आता हूँ। बहुत बढ़िया जगह, बहुत ज़्यादा सुकून धरती का, है ना सर। मैं कहता हूँ कि यार बॉम्बे काम करने के लिए ठीक है, रहने के लिए अपना उत्तराखंड ही है, ठीक है। काम करो सिर्फ बॉम्बे के अंदर, रहना उत्तराखंड में ही, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बॉम्बे में बोला, मैंने कहा सर सिर्फ काम के लिए मुंबई ठीक है यार, क्योंकि बहुत फास्ट है, सुकून तो पहाड़ों में ही है ना सर। आज भी आप पहाड़ों के अंदर चले जाओ, आज भी आप जाओ कि आप फंस जाओ यार, आपको लोग घर तक पहुंचा देंगे, हेल्प तो कर ही देंगे, खाना तो खिला ही देंगे। वहाँ बॉम्बे देखो ना, बगल वाले, मुझे खुद नहीं पता कि 2 साल से मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरा पड़ोसी कौन है यार। सही बात, मुझे आज तक मेरा पड़ोसी नहीं पता कि जस्ट मेरे बगल में रह कौन रह करके। तो ये तो वहाँ की लाइफ है, वहाँ सिर्फ लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब जो मुझे लगा
कई बार तो इतना गुस्सा आता है, मैं क्या बोलूं, इंसानियत तो है ही नहीं लोगों में आज के टाइम में। रोड के ऊपर एक आदमी गिरा पड़ा है, ठीक है, वीडियो बनाने लग जाएंगे उसका, ठीक है, लोगों को वीडियो से मतलब है कि यार ये कितना वायरल होगा करके। बेचारा भाई वो चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, मेरे को उठा लो, मेरे को उठा लो, उसको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्या सर, ये शहरी जिंदगी जो है शिकायत करें लोगों से उसके उसके मुकाबले पहाड़ जो है शिकायत, अभी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। बहुत सुकून है सर, सुकून है धरती का। अगर जन्नत बोलो तो यही है, सुकून है बस। हमारा जो पानी है ना सर, वो शायद 100 रुपीज़ का जो पानी मिल रहा है उससे अच्छा तो यहाँ Correct. पानी बह रहा है सर पहाड़ों से, ठीक है, जो आप वहाँ 100 रुपए का पानी पियोगे। करेक्ट करेक्ट। एयर देखो ना, लोग तरस जाते हैं मुंबई में। मैं तो लास्ट टाइम भी नहीं देखा यार कब ताज़ी हवा ली करके। करेक्ट। लकी, जब आप छोटे थे, बचपन था आपका, क्या हमेशा से यही था कि देश सेवा के लिए कुछ करना है, या फिर कुछ ख्याल था कि डॉक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, या फिर कोई दूसरा सपना उस बच्चे ने पाला हुआ था? नहीं सर, कोई भी ख्याल नहीं था, पता ही नहीं था दूसरी जॉब भी होती है करके। या तो दो जॉब ही हमने वही सुनी है। आज भी आप पहाड़ों में चले जाओ ना सर, Correct. उनको पता ही नहीं है नौकरी दूसरी भी है करके। आप जाओ पहाड़ों के अंदर, आज भी गाँव के अंदर सुबह सुबह लड़के दौड़ रहे होंगे सर 5 बजे। बोला किसके लिए? बोला आर्मी ज्वाइन करनी है, अभी कुमार रेजिमेंट का हुआ आ रहा है, अभी गढ़वाल राइफल का आ रहा है, अभी आर का आ रहा है। पता ही नहीं है लोगों को सर। तो ये 2004 में आप समझ लो ना, कहाँ पता होगा, ये तो 2023 चल रहा है सर। जब आपको पता ही नहीं है तो आपको कैसे चीज़ें, लोगों को पता ही यार मैंने क्या करना है भाई, 16 साल के बाद मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये होता है, ये सही कहा आपने कि अधिकतर पहाड़ी जो है वो उनका टारगेट ये होता है कि सेना में जाना है, और उसी वजह से हम पहाड़ी जो हैं ज़्यादातर या तो सरहद पे हैं, या फिर आप जैसे लोगों की तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं। लकी जी, पहाड़ी जो है ना बड़े सीधे साधे भोले भाले होते हैं। एंड जब लकी जेल गए हैं, जब उन पे आरोप लगाया गया, तो उनके परिवार की स्थिति में समझना चाहूँगा कि किस तरह, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी बायोग्राफी पढ़े, तो क्या क्या माहौल था, किस तरह का भावनाएं थी? यार सर आप खुद ही सोचो ना सर कि हमारी ज़िंदगी में मैंने घर वालों ने पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा भाई आज तक, ठीक है। एकदम से लिखा हुआ आ जाएगा बेटा गैंगस्टर करके, ठीक है, डबल मर्डर केस, सेंटर गवर्नमेंट चाहती है इसको लटकाएं करके फांसी के अंदर। तो खुद ही सोचो आप, बताने की ज़रूरत ही नहीं है सर, आदमी खुद ही समझ जाएगा। दुनिया के जो मेरी फैमिली के साथ हो सबके साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि मेरी कोई अनोखी है धरती के अंदर, वो सबके साथ ही दुनिया में सेम होगा सर, ठीक है। इससे बड़ा चार्ज ही नहीं है। IPC 302, IPC 120 भी सर, गैंगस्टर एक्ट भी भाई आपको तो डिक्लेयर कर दिया गया था, मीडिया ने तो आपको डिक्लेयर ही कर दिया था कि ये गैंगस्टर है। एक पहला केस चल रहा है सर लाइफ के अंदर, पहला और आखिरी केस, वो भी बाइज्जत भरी सर, गैंगस्टर भी बिल्कुल। मतलब मैं कह रहा हूँ आज की दुनिया के अंदर भी सर देखो कि मीडिया, आपके लोग क्या तरक्की कर रहे हैं वो दिखाओ ना यार, कम से कम वो तो कवर कर लो भाई थोड़ा बहुत। आपकी अच्छाई कोई कवर नहीं करेगा, फलाने घर के ताले टूट गए, ठीक है, कि मतलब आपके लोग जो आज भी बहुत सारे बच्चे हैं उत्तराखंड के अंदर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड के लोग दुनिया में क्या क्या नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। अगर आप ये अभी जस्ट अभी 14 की पहले से गवर्नमेंट से, तो डोभाल साहब को लोग जानते भी नहीं थे 14 की, अभी लोग जाने डोभाल साहब ना सर, ठीक है। तो इससे पहले भी डोभाल साहब काम तो कर ही रहे थे ना सर, दुनिया में काम कर रहे थे सर, करेक्ट। तो मीडिया को क्या दिखाना है, मीडिया वो भी दिखाए कि यार अपने लोगों को, मीडिया से लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग आगे काम कर रहे हैं उनके अच्छे काम को भी दिखाए। तो लकी, क्योंकि हम पहाड़ की बात कर रहे हैं और मैं एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ। गूगल से कुछ क्वेश्चंस हमने आपके बारे में जो खोजे जा रहे हैं उनके जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा पहाड़ को लेकर के एक सवाल है, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़ रहे हैं, पहाड़ का सिंगर कोई जो आपकी पसंदीदा हो, या कोई गाना प्लीज। अगर यार सर क्या है, ये गाना तो मतलब मैं बहुत ही कम, मतलब लोगों ने मेरे को बोला भी सब कुछ करना, गाना मत गाना करके, है ना, बस लाइफ में सब कर लेना, गाना आना मत गाना, क्योंकि यार मैं जो गाना गाऊंगा उसका गाना भी खराब हो जाएगा, लोग 10 गालियाँ और देंगे, उसका भी गाना नहीं सुनेंगे लोग बात, ये है। तो कोई फेवरेट सिंगर, अपना पहाड़ी कोई फेवरेट सिंगर जिसके गाने आप सुनते हो? यार मैं एक गाना सुना था बहुत पहले, तो वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के थे, वो टक 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 कमला वाला, हमारे फौजी ललित मोहन जोशी जी का नाम गाना है, ये गाना लगा मुझे बहुत। ट्रू। तो लकी, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में है अपने इंटरव्यू के, मैंने गूगल पे, अब लकी बिस्ट थोड़े से लोग जान रहे हैं कि एक बंदा ऐसा भी है, तो कुछ लोग आपको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आया है कि लकी बिस्ट की मूवी कब आ रही है?
सर मूवी 2000 देखो जस्ट अभी यार आ जाएगी 2024 के समथिंग में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो फिल्म बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, किसी आदमी के बहुत पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। अभी जस्ट बुक आई है और मैं इनको बता दूं कि अभी ये बुक हिंदी में भी आ रही है शायद। रॉ हिटमैन की बात कर रहे हैं लकी। इसी पर अभी जो सीरीज या जो फिल्म आएगी तो थोड़ा सा टाइम पैसा लगता है लोगों का, क्योंकि 50 करोड़ 60 70 100 करोड़ खर्च होने लोगों के, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप सपोज करो यार एक मॉल भी बनाते हो, आपका घर भी बनाते हो, तो आपके घर बनने में भी आपको 3-4 महीने लग जाते हैं। अगर आप एक मॉल बनाते हो तो मॉल की कीमत भी शायद 15-20 करोड़ रुपए होती है, तो उसमें भी साल भर लगता है। तो एक फिल्म बनने में किसी आदमी के 70 80 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज में, तो बहुत जल्दी आ जाएगी। चलिए इसका इंतजार रहेगा। अगला सवाल है, लकी बिस्ट रॉ एजेंट हैं या नहीं? अब सर मैं तो नहीं बोलता कि यार मैं भाई गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, ओनली मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ भाई। ओके बस एक से ये इंटरेस्टिंग है, लकी बिस्ट की वाइफ का नाम क्या है? सर देखो पर्सनल क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है सर ये तो अभी मतलब वैसा कुछ है नहीं। ओके तो ये है बायोपिक मूवी आपने बता दी है कौन सी आपकी आ रही है, और लकी बिस्ट इंटरव्यू जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादातर जानकारी लकी बिस्ट को लेकर के मिल जाएगी। लकी आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस क्लोजिंग करेंगे। इस बुक में अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, मैंने पढ़ चुका हूँ, बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा गया है लकी बिस्ट की लाइफ को और एजेंट लीमा की लाइफ को कैसे पैरेलल लेके जाया जा रहा है वो इसमें लिखा गया है। अब सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या लकी बिस्ट ही एजेंट लीमा है, ये सवाल का जवाब भी आपको ये किताब आप पर छोड़ती है, वो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किस्से इसमें हैं, ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन लकी से हम ये सवाल रखते हैं एक व्यूअर के तौर पर, क्या लकी बिस्ट ही एजेंट लीमा है? नहीं सर, ये तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि मैं एजेंट लीमा हूँ करके, है ना, लोग बोलते हैं सर, ठीक है, कई सीक्रेट सर्विस बोलती है, जो भी देखो कुछ जगह पर हमसे प्यार भी किया जाता है, कुछ नहीं भी प्यार किया जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कुछ बोलते नहीं है। मैं एक छोटा सा गवर्नमेंट के लिए काम किया सर, है ना, जो भी किया देश के लिए किया, जो भी मुझे, मैंने आपसे बोला सर कि मैंने लाइफ में जो भी ऑपरेशंस करे, जो भी चीज़ किया, या जो भी मेरे से जो भी चीज़ें हुआ, या जो भी एनिमी को ख़त्म किया, पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं सर, है ना, किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। ऊपर से ऑर्डर्स हुए किया, मैं आपको बोलूं कि पर्सनल तो सर हमने एक ऑटो वाले को भी गाली नहीं दी है सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड एक सोल्जर का काम यही होता है मेरे ख्याल से। तो ये था घुघुती के हिल टॉक्स में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश सेवा की है, जिन्होंने ज़िंदगी के वो पल देखे हैं जहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी वो उन संघर्षों से निकलकर मजबूती से खड़े हैं और एक नए फील्ड में नए तौर पर सामने आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो फिल्म आएगी, और जो रॉ हिटमैन, पहले तो ये किताब आप पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड जो फिल्म आएगी वो भी आप देखेंगे, और जो उनकी लिखी हुई फिल्में आएंगी वो भी हम देखने वाले हैं। तो लकी बिस्ट के बारे में आपने सब कुछ जाना, पहचाना उनको, एक सोल्जर क्या होता है वो आपने लकी बिस्ट के थ्रू जाना, और किस तरीके की ज़िंदगी वो जीते हैं वो उन्होंने बताया। और एक सीख जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने दी कि अगर आप अपनी क्षमताओं को खोजना चाहो तो आप उन्हें खोज सकते हैं। तो लकी, थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। तो हिल टॉक्स के इस एपिसोड में हमारे साथ थे लकी बिस्ट। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।